दोस्तों हमारा 17 मार्च को कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपके 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले सभी महापुरुष ने बता दिए, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ भी प्रैक्टिस कराई है और मानचित्र कार्य भी आपका करवा दिया है। ओके, अब केवल इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये मैराथन होने वाली है। ओके, अभी तक आपने वस्तुनिष्ठ बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है, पूरे साल भर भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके क्या कंप्लीट वस्तुनिष्ठ आपके क्या क्लियर हो जाएंगे और आपके तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आपके इतिहास में आपको पता है कि 12 अध्याय। ओके, तो 1 से लेकर 12 अध्याय सभी अध्यायों को मैं आपको एक साथ एक ही वीडियो में वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दूंगा। साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में वस्तुनिष्ठ आए हैं उनकी भी हम क्या है बात करेंगे। चलिए देखते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर हम क्या है देखते जाएंगे। अध्याय 1 है हमारा ईंटें मनके तथा अस्थि हड़प्पा सभ्यता। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आपके कनिंघम थे। ओके, इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो राय बहादुर दयाराम साइनी ने। ओके, देखिए मैं आपको क्या वस्तुनिष्ठ दिखाते जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, सभी वस्तुनिष्ठ आपको तैयार करना है, लेकिन मैं केवल उन्हीं पर फोकस करूंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले। ओके, बाकी मैं कुछ स्किप कर दूंगा, लेकिन आपको क्या सब पढ़ना है, वीडियो को पुश करके आप पढ़ते जाइए। ओके, हड़प्पा सभ्यता का पता किस वर्ष लगा? तो 1921 में पता लगा था। आगे देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा सभ्यता में पुरा स्थलों में प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से कौन सा पशु थे? तो आपका अश्व हो जाएगा। ओके, हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु पूछा जाए तो आपका वृषभ रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बिस्लाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता के समय बंदरगाह था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। ओके, लोथल भी आपका क्या एक बंदरगाह था। नेक्स्ट रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा नगर वर्तमान पाकिस्तान के किस जिले में है? तो माउंट गुमरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो नगर वर्तमान पाकिस्तान के किस जिले के में है? तो लड़काना में है। मोहनजोदड़ो नगर की खोज की राखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पाई लोगों की प्रधान देवी मातृ देवी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो पूजनीय पशु है वो बैल था, ये आपके वृषभ था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बाट डेडस नामक पत्थर के बनाए जाते थे। चर्ट नामक पत्थर के बाट बनाए जाते थे। हड़प्पाई लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि करना था। हड़प्पा सभ्यता में समय डेडस शहर आपका बंदरगाह था, तो लोथल हो जाएगा। सत्य देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सत्य है। मोहनजोदड़ो बंदरगाह शहर है था, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि अभी हम पढ़ चुके लोथल है। नेक्स्ट मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था, तो आपका ये क्या सत्य हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तैयार कर लीजिएगा। जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा आपका क्या पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है। विशाल स्नानागार मिले हमें मोहनजोदड़ो में। लोथल की हम बात करते हैं तो लोथल हमारा गुजरात में है। कालीबंगन है तो कालीबंगन हमारा क्या राजस्थान में है। और आपका फिर बसता है बनावली, तो आपका हरियाणा में है। तो नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा गया है। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या है, कब हुई? 1921 में। याद कर लीजिए एक बार, फिर तो आपको किसी टाइप से क्वेश्चन पूछे वो आपका क्या हो जाएगा, आपका फिक्स रहेगा। ओके, आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी समानता किस पशु से अपरिचित थे, यानी जिसे नहीं जानते थे? तो आपका यहाँ अश्व हो रहा होगा। तो यहाँ देखिए आपका अश्व है, लेकिन सभ्यता के पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित कौन सा पशु अंकित नहीं है? हाँ, नहीं है आपका, तो अश्व हो जाएगा क्योंकि इससे अपरिचित थे। बात हाथी को, वृषभ को, बारहसिंगा को ये सब जानते थे, अश्व को नहीं जानते थे घोड़े के बारे में। तो इसलिए अश्व को नहीं जानते थे, इसलिए उनकी मुद्रा में अश्व नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्लियर है आपका कि अपरिचित थे, जिससे नहीं जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो अश्व को नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख कितने चिन्ह हैं? तो लगभग 26 चिन्ह है। ओके, आगे देख लेते हैं, अध्याय 2 राजा किसानों नगर। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त होते हैं? तो अशोक के प्राप्त होते हैं। अशोक के ही सबसे ज्यादा अभिलेख मिले थे, अशोक ने ही सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए थे। सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किस व्यक्ति को प्राप्त हुई? तो जेम्स प्रिसेप को प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी, कब उन्होंने पढ़ा था? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्वेश्चन आंसर में समझाया था। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत के सिक्के के नाम से जाना जाता है। ओके, सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस प्रचलन किस शासकों ने करवाया था? कुषाण। अच्छे से याद करिए, कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा क्या सोने के सिक्के चलाए थे। ओके, अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा हो जाएगी। और निम्नलिखित में से कौन सा जनपद 8 राज्यों का संघ तक बज्जी हो जाएगा? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा हो जाएगी। देखिए अब 16 महाजनपद हैं, सभी जनपद की राजधानी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन है उनके आपको याद होना चाहिए। सूरसेन की मथुरा थी। पाटलिपुत्र की जो आपकी राजधानी थी मगध थी। ओके, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी। और इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के आने वाला यूनानी राजदूत आपका मैग्नीसियस था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था।
फिर एक स्थानों की पूर्ति में देख लेते हैं। देखिए अभी अभी मैं आपसे पूछा था जेम्स ब्रिज ने कब ब्राह्मी लिपि को सफलता प्राप्त की पढ़ने में, तो 1838 में। अभिलेखों का अध्ययन आपका पुरालेख शास्त्र कहलाता है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। डेडेस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। पाटलिपुत्र को क्या वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। इंडिका किसने लिखी थी, तो मैग्नीसीज ने लिखी थी इंडिका। अधिकांश महाजनपद पर डेडेस का शासक था और राजा का शासक हुआ करता होगा। सत्य देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि कहा जाता, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। ओके, अगर लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी तो वो आपकी याद रखना उल्टी लिखी जाती है। दाएं से क्या है, दाएं से लिखी जाती थी बाएं की ओर। ओके, ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यह पॉइंट आपको याद रखना है। सोने के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन मौर्य शासकों द्वारा कराया गया, तो असत्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि कुषाण शासकों ने क्या है, सिक्कों का आपका क्या प्रचलन कराया था, सोने के सिक्कों का। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रयाग परिस्थिति की रचना हरिसेन ने की, तो आपका सत्य हो जाएगा। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने कराई, सत्य हो जाएगा। फिर आपका देखिए इस साइड आपका लिखा हुआ है महाजनपद, इस साइड दी राजधानी, तो आपको याद कर लेना है। ओके, इंपॉर्टेंट रहने वाला, पढ़ के आप रखिएगा। तो आप इसकी छोड़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए स्वयं। सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है यहाँ। ओके, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आपका पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आगे देख लेते हैं। फिर अध्याय 3 आ जाता है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। रामायण मौलिक रचना कौन सी है, तो महर्षि वाल्मीकि है। ओके, फिर उपलब्ध महाभारत में कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पढ़ के आपको रखना है। कौन से वंश को उसकी मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है, तो सातवाहन वंश को। मैं समझाया भी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके, तो सतकर्णी राजा का नाम है, लेकिन उसमें गौतमी पुत्र लगा, उसकी माता का नाम उसमें दिया जाता था। ओके, तो सातवाहन में होता था, मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था, तो BS सुथांकर के नेतृत्व में तैयार हुआ था। फिर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। उपलब्ध महाभारत में लगभग कितने श्लोक का संग्रह है, तो 1 लाख का। महाभारत का प्रमुख विषय डेडेस के मध्य युद्ध की कथा है, तो कौरव पांडवों के युद्ध की कथा है। भगवत गीता में उपदेश दिया, तो श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया। कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर हो जाएगी। अपने गोत्र के कुल से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाएगा। शुंग और कर्ण वंश की राजा डेडेस जाति से संबंधित, ब्राह्मण जाति संबंधित थे। डेडेस में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन है, तो मनुस्मृति में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। उपलब्ध महाभारत सत सहस्त्री संहिता कहलाता, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समाज में गंधर्व असुर राक्षस पिशाच विवाह अच्छा माना जाता, तो आपके असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बेकार है। टोटल आपके 8 विवाह थे, जैसे मैं आपको ट्रिक भी बताई थी, BD PA का RP हो गए, इससे आपके है याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर में समझाया भी था आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी इस बार से रहने वाली है, पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपका। आगे देख लेते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। संस्कृत भाषा के रचयिता कितने ग्रंथों को महाकाव्य की संज्ञा दी गई, तो 2 हो जाएगा। रामचरितमानस की रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा। महाकाव्य महाभारत के प्रारंभिक नाम क्या था, तो उससे पहले महाभारत को जय के नाम से जाना जाता था। महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है, तो संस्कृत भाषा का। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी, तो मनुस्मृति हो जाएगा। अध्याय 4 आता है, विचार विश्वास और इमारतें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर दशवदेव। देखिए आपके 24 तीर्थकर थे, तो पहले तीर्थकर और 24 के तीर्थकर पूछे जाते हैं, बाकी बीच के नहीं आते हैं आपके। ओके, तो पहले और आपको अंतिम यानी 24 में तीर्थकर याद करके रखने हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो ये आपके 24 में तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, तो वर्धमान था। जैन धर्म के अनुसार कि आत्मा का अस्तित्व होता है। जैन धर्म का 2 संप्रदाय बढ़ गया, एक आपका दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया। ये क्वेश्चन आंसर में सब मैंने आपको समझाया, तो इसलिए मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं, तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ ऐसे ही आपसे बन जाएंगे। ओके, बौद्ध धर्म में रहने वाले लोगों को के लिए नियमों का संग्रह होता था, तो विनय पिटक में होता था। बौद्ध धर्म को विभाजित नवीन शाखा किस नाम से जाना जाता, तो महायान के नाम से जाना जाता है। तो महायान और हीनयान 2 वर्ग में विभाजित हो गए, आगे जाके वज्रयानी बना, लेकिन जो नवीन शाखा थी वो महायान के नाम से जानी जाती थी। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपका मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो महावीर स्वामी के हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। याद रखनी है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और महात्मा बुद्ध की माता का नाम महायान। एकदम क्लियर आपको क्या है, याद करके रखना है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का संकलन किसमें है, त्रिपिटक में है।
भोपाल की नवाब यानी शासिका डेडस ने सांची के स्तूप का संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो शाहजहां बेगम ने। सुल्तान जहां बेगम कहाँ की शासिका थी? तो ये आपकी भोपाल की। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सांची के स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने। सत्तासद देख लेते हैं। जो महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण हर्ष ने कराया तो आपका असत्य हो जाएगा, अशोक ने कराया। जैन धर्म के अनुयायी वेदों पर विश्वास करते तो आपका असत्य हो जाएगा। फिर इस बार से आपकी सही जोड़ी रहने वाली। वीडियो को एक बार पुश करिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे एक शब्द एक बार में उत्तर आ जाते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो पार्श्वनाथ दोस्तों आपके थे 23वें तीर्थकार। हो गए। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। सांची की खोज कब हुई थी? 1818 ईस्वी में हुई थी। ओके, अब आपको याद जरूर रखना है कि सांची को कब यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही हप्पी को कब शामिल किया गया, ये भी आपको पूछा जाता है, तो ये आपको जरूर याद करके रखना है। अध्याय 5 आता है यात्रियों के नजरिए वाले चैप्टर से देख लेते हैं। अलबिंदु का जन्म हुआ कहाँ हुआ? तो खारिज में हुआ था। किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अलबिंदु ने की थी। इब्न बतूता किसका था, किस देश का निवासी था? तो मोरक्को से था, आया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृतांत किस पुस्तक में लिखा? तो रहला में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये बर्नियर की रचना है। इब्न बतूता के आगमन के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। डेडस ने बर्नियर को अपना चिकित्सक नियुक्त किया। तो दारा सिकोह ने क्या है? बर्नियर को अपना चिकित्सक नियुक्त किया था। किताब उल हिंद डेडस की रचना है, तो आपकी अलबिंदु की रचना हो जाएगी। अलबिंदु यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। इब्न बतूता भारत की यात्रा की थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, और असत्य नहीं, आपका सत्य आएगा। ओके, नेक्स्ट है अपना इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से प्राप्त अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इब्न बतूता के अनुसार अगर आपको क्या सच्चा ज्ञान प्राप्त करना तो आपको उस स्थान को घूमना पड़ेगा। ओके, इस बार से सही जोड़ी इस बार से हमारी रहने वाली है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सिंपल दिया हुआ है यहाँ, ये आपको जरूर याद रखना है किसने कौन पुस्तक लिखी, इसका पूछा जाता है। ओके, अलबिंदु का वास्तु का नाम था अबू हिरान। ओके, अलबिंदु की पुस्तक किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो 80 अध्याय में विभाजित है। फ्रांसो वर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा? 12 वर्ष में रहा। कौन मुगल कालीन शासकों को शिवनगर कहता है? तो फ्रांसो वर्नियर ने कहा था। अध्याय 6 आता है भक्ति सूफी परंपराएं। वज्रयान शाखा का जन्म किस धर्म से अंतर्गत हुआ? तो बौद्ध धर्म में हुआ। ओके, पहले आपका हीनयान महायान बना, उसके आगे चल के और वज्रयान में भी टूट गया। ओके, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? तो कहाँ से हुआ था? तो तमिलनाडु से हुआ था। अलवार संतों के आराध्य देव कौन है? तो आपके अलवार के होते हैं विष्णु, और नैनार संतों के आराध्य देव होते हैं शिव। दक्षिण भारत में कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है? तो नैयादिव्य प्रबंधम। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक इंपॉर्टेंट है। बास बन्ना ने क्या लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक है। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किस तरीके से दिया जाता है? शेख मुहिद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा इसमें आपका अजमेर में होना चाहिए। ओके, देख लीजिए, इसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित? तो आपका सिक्की धर्म से संबंधित हो जाएगा। रेगिस्तान में देख लेते हैं। हिंदुओं के देवता जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? तो आपका पूरी उड़ीसा में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, और मीरा के गुरु का नाम था रैदास। ये भी आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। फिर सत्तासत में देख लेते हैं। इसमें आपको तैयार करना है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख सलीम चिश्ती ने की, तो सत्य हो जाएगा। दादू कबीर के अनुयायी थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मीराबाई के गुरु कबीरदास थे, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्यों रैदास थे। ओके, बाकी सही जोड़ दिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक शब्द एक बात में उत्तर आ जाता है। ओके, अजमेर में देख लीजिए, आपका ये दिया हुआ है शेख मुहिद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में। ओके, वहाँ आपका थोड़ा असत्य लिखा हुआ था, आपका मतलब गलत लिखा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने आपको कहा था ये आपका कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती दरगाह आपका क्या हो जाना चाहिए? अजमेर में होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में जैसे आपको पढ़ना चाहिए। कबीर के गुरु को कौन थे? तो संत रामानंद थे। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी पंजाब में हुआ था। खानगाह का नियंत्रक कौन होता था? आपका सूफी पीर होता था। लिंगायत संप्रदाय में किसी पूजा की जाती है? शिव की पूजा की जाती है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के संबंधित एक संत कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अध्याय 7 आ जाता है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना क्या रोम से की? तो डोपिंग पेस ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई तो 1347 में। हप्पी के भग्नावशेष की खोज की थी कर्नल कॉलिंग मैगजी ने की थी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। राजा कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुप वंश राजवंश से संबंधित थे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वंश हुए। विजयनगर के जो साम्राज्य था उसमें कई सारे वंश हुए। आपका संगम वंश है, तुलुप वंश है, ओके, अराबिलू वंश है। लेकिन जो राजा कृष्णदेव राय जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे वो तुलुप वंश राजवंश से संबंधित थे।
ओके, आगे देख लेते हैं। हम्पी नगर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया था? तो 1986 में। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विजयनगर की स्थानीय माता देवी कौन थी? तो पंपा देवी थी। ओके, इसके बाद देख लेते हैं। विजयनगर राज्य का संरक्षक देवता विरूपाक्ष को माना जाता है। अमुक्त माल्यद की रचना है कृष्णदेव राय की। ओके, आगे देख लेते। सत्तासत में विजयनगर नर्मदा नदी किनारे है, तो आपका सत्य हो जाएगा। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते, तो ये आपका सत्य होगा। ओके, राक्षसी दांगड़ी युद्ध 1565 में हुआ था, ईस्वी में हुआ, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बाकी लगभग कोई रिपीट ही होते हैं, क्वेश्चन को घुमाई दिया जाता है, उसी क्वेश्चन को एक ही टॉपिक को क्या है सत्ता में उसी को सही जोड़ी में अलग अलग तरीके से घुमाया जाता है। अगर कंसेप्ट आपका याद होगा, फैक्ट याद होगा, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ आपका राजवंश दिए हैं, वहाँ के राजा दिए हैं, आपको मिलाना है कौन किससे है। जैसा हरिहर प्रथम है तो ये आपके संगम वंश से थे। नरसिंह था तो आपका ये सुलभ वंश था। कृष्णदेव राय अभी आपको बताया तो तुलुप वंश से संबंधित थे। ओके, और आपका तिरुमाल हो जाएगा दोस्तों अराबीरू वंश। आगे देख लेते हैं। निकोलो तो कांति किस देश से संबंधित था? तो इटली से संबंधित था। फिर आपका तुलुप राजवंश की नींव डाली थी तो वीर नरसिंह देव ने। विजयनगर के आपको 2 प्रसिद्ध नगर मंदिर बताने, तो विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल देव मंदिर। अध्याय 8 आता है किसान, जमींदार और राज। पोलज भूमि कैसी होती थी? जो हर वर्ष क्या है खेती होती है पोलज भूमि, यानी ये सबसे श्रेष्ठ भूमि हुआ करती थी। भारत में तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल सम्राट ने लगाया? तो क्या है जहांगीर ने लगवाया था। ओके, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। आईने अकबरी में कितने भागों या दफ्तरों में विभक्त है? तो 5 भागों में है। बाबरनामा की रचना की थी तो किसने की थी? बाबर ने की थी। और अकबरनामा की रचना पूछी जाए तो आपकी अव्वल फजल ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में जैसे आपको ये तैयार करना है। मल्ल ज्यादाओं का शाब्दिक अर्थ होता है नाविक का पुल। ओके, नेक्स्ट चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष क्या 40 इंच से 10 वर्षा होनी चाहिए, अधिक वर्षा होनी चाहिए। आईने अकबरी के पहले भाग या पहली किताब को किस नाम से जाना जाता है? मंजिल आबादी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है साय नगर की मरम्मत डेडस के शासनकाल में हुई, तो शाहजहां के शासनकाल में हुई। जहांगीर ने डेडस का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, तो तंबाकू के प्रयोग पर क्या प्रतिबंध लगाया था। सतासत देख लेते हैं। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। परगना मुगल प्रांतों का एक प्रशासनिक प्रमंडल था, ये आपका सत्य हो जाएगा। जमींदारों की निजी भूमि मिल्कियत कहलाती, तो सत्य हो जाएगा। जमीन की मुख्यतः 2 किस्म होती, तो ये आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है सही जोड़ी, इस प्रकार से दी है, एक बार आपको कहा प्रैक्टिस कर लेना है, ये पूरा आपका दिया हुआ। ओके, वीडियो को पोस्ट करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, एक शब्द एक बार में उत्तर देख लेते हैं। किसान आमतौर पर किस नाम से जाना चाहता है? तो किसान 2 प्रकार के होते हैं, एक पाही पास्त और एक खुद कास्त। अच्छे से आपको तैयार करना है। पाही कास्त किसान कौन होते थे और आपके खुद कास्त किसान कौन होते थे, समझा भी चुका हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन आंसर नहीं बताया था, ऑब्जेक्टिव आपको पहले बताया था। खुद कास्ट कौन होते थे? ओके, जो क्या है वही उनका खेत है और उसी गांव में आप रहते हैं, वही उनका खेत है, अपने खेत में क्या है अपनी खेती करते हैं, खुद कास्ट किसान हो जाते हैं, यानी खुद के लिए खेती करना, खुद कास्ट किसान। ओके, पाही कास्ट में क्या है कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं, दूसरे के यहाँ खेती में काम कर रहे हैं। ओके, ठेका पद्धति से मान लीजिए, तो वो आपके पाही कास्ट में आते थे। ओके, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अव्वल फजल ने की थी। मुकद्दम का मंडल कौन होता था? जो पंचायत का मुखिया होता था। खेती हर समाज की बुनियादी इकाई क्या है? गाँव है। जिस एक कामिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नकदी फसलें होती तो उनके लिए किया जाता है। और याद करना है जिम से कालिम के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब पोस आता है, कपास आता है, तो सब नाम आपको याद रखना। गन्ना भी आता है। ओके, छोटा गणराज्य किसे कहा जाता है? ग्रामीण समुदाय को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आंसर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि छोटा ग्रामीण समुदाय को छोटा गणराज्य कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आंसर नहीं बताया, लेकिन आपको एक बार पढ़ लीजिएगा कि ग्रामीण समुदाय को छोटा गणराज्य कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसे भी आपको अपनी तरफ से आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा अध्याय 9 उपनिवेशवाद और देहात। संताल विद्रोह का नेता कौन हुआ? तो सिंधु और माझी था। ओके, फिर आगे नेक्स्ट बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और ये क्या है स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो 1793 में। एकदम फैक्ट्स आपको याद रखना है, यही आपसे क्या है एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता, तो एकदम बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो मई आपको 1875 में हुआ था। कंपनी द्वारा बंदोबस्त की नई व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों पर नियंत्रण करना था। राजमहल की पहाड़ियों के लोगों का आजीविका निर्भर थी, तो स्थायी खेती पर निर्भर थी। सूर्यास्त नियम किस व्यवस्था संबंधित? तो इस्तेमारी आपकी जो व्यवस्था थी उससे संबंधित था। ओके, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? तो पूना में हुई थी। अमला किसे कहा जाता? तो जमींदार का जमींदार का अधिकारी होता था उसे अमला कहा जाता था। संतालों द्वारा दीकु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता? तो साहूकारों के लिए किया गया है। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, तो आपको 1857 में। ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। दक्कन विद्रोह क्या है पुणे जिले में प्रारंभ हुआ था। 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्व पर नियंत्रण करना था। फिर नेक्स्ट आपका बटाईदार वो किसान होते थे जो क्या है डेडेस की जमीन पर खेती करते, तो भाड़े की जमीन पर ओके खेती करते थे। फ्रांसिस बुकानन था, वो क्या चिकित्सक था।
राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग पहाड़िया कहलाते थे। अब 2 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, पहाड़िया कौन है, तो राजमहल की पहाड़ी है उसके आसपास जो भी रहते थे वह पहाड़िया कहा जाता था। मद्रास और बम्बई प्रांत में डेडेस बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, तो राजस्व व्यवस्था लागू की गई। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी फिर आपके उन्हीं जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके फैक्ट है उन्हीं को क्या घुमा फिरा कर आपको सत्ता में वही एक वाक्य में रहते होंगे, तो वही बातें यहाँ बताई जा रही होंगे। तो एक जगह से भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए सही जोड़ी दी हुई तो इनका प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को पोस्ट करके आपको जितने में बता रहा हूँ सही पढ़ना है। जो सिलेक्टेड है केवल मैं उन्हीं में इसलिए फोकस कर रहा हूँ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, तो गवर्नर जनरल था। प्लासी का युद्ध किसकी विजय हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। फ्रांसिस बुकानन एक आपका चिकित्सक था। दामिन एको नामक भूभाग किसने बसाया था, तो आपका संथालों ने बसाया था। ओके, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे, झूम खेती करते थे। आगे देख लेते हैं। भारत में प्रथम जूट मिल कब हुआ था, तो आपका हो जाएगा 1859 में। आगे देख लेते हैं। संथाल विद्रोह का नेता आपका सिंधु और कानू हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट अध्याय जाता है अध्याय 10 विद्रोही और राज। बहुविकल्प देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। बैरकपुर छावनी में चर्बी वाली कारतूस के विरुद्ध सर्वप्रथम किसने विद्रोह किया था, मंगल पांडे ने विरोध किया था। आगे देख लेते हैं। जिसे आपका 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी विद्रोह प्रारंभ करने में कौन सी तिथि निर्धारित की गई, तो तिथि निर्धारित की गई थी 10 मई 1857। लेकिन इससे पहले ही क्या है विद्रोह स्टार्ट हो गया था। पूरे विद्रोह काल में सबसे लंबा और जोरदार विद्रोह किस क्षेत्र में देखा, तो बंगाल में देखने को मिलता है। खूब लड़ी मर्दानी भाई, तो झांसी वाली रानी ये रचना है सुमित्रा कुमारी चौहान की। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाली कारतूस था। कानपुर में किसने नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का, तो नाना साहब ने। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से, तो झांसी से संबंध हो गए। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो बाजिद अली शाह, इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर विद्रोह का केंद्र नहीं था, तो पुणे का एक विद्रोह का केंद्र नहीं था। रेगिस्तान की पूर्ति डंका साय के नाम से आम जनता में प्रसिद्ध विद्रोही नेता थे मौलवी अहमदुल्ला साय। और आपको याद भी रखना है मौलवी अहमदुल्ला साय को डंका साय के नाम से क्यों जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन आंसर में आ सकता है और मैंने आपको पढ़ा भी था, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। मंगल पांडे डेडेस छावनी के वीर सैनिक थे, तो बैरकपुर के थे हुए। दिल्ली के में विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया है। भारतीय समाज में पश्चिमी समाज के अनुरूप सुधारने हेतु नीति सर्वप्रथम ब्रिटिश डेडेस ने आरंभ की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही क्या सती प्रथा का अंत किया, तो याद रखना है 1829 में। एक दिन ये गिलास फल यानी चेरी को कहा जाता है, हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह राज्य किसके बारे में कही थी, अवध के लिए कहा था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। 77 में इसी बार से आपके दिए हुए हैं। सहायक संधि का सर्वप्रथम 1801 में अवध में लागू की गई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर इस बार सही जोड़ी रहने वाली आपका दिया हुआ है जो आपके लीडर और यहाँ कहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया। जैसे नाना साहब ने किया था आपका कानपुर से, बेगम हजरत महल था आपका लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई ने आपका झांसी से हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा आपका जगदीशपुर बिहार से, और बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से। आगे देख लेते हैं। नाना साहेब पेशवा असंतोष के कारण क्या था कि नाना साहब की जो क्या है पेंशन मिलती थी वो पेंशन बंद कर दी, इसलिए क्या विद्रोह में ये शामिल हुए। आगे देख लेते हैं। शहीद मंगल पांडे की तैनाती की छावनी थी, बैरकपुर छावनी में हुई थी। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है अध्याय 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इससे देख लेते हैं। इसमें तो देखिए आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है कि जो आपके विभिन्न प्रकार के आंदोलन है, जैसे आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, सबने आंदोलन है, ओके, और साथ ही आपका दांडी यात्रा है। तो ये सब जो आंदोलन हुए आपके, तो इनका किस सन में हुए ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ क्लियर एकदम रखना है। और गांधी अरविंद का समझौता 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था महात्मा गांधी ने, तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, जिसमें क्या है गांधी जी भी गए थे इसमें उद्घाटन में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो फरवरी 1922 में। बारदोली का किसान आंदोलन किसने चलाया, तो वल्लभ भाई पटेल ने चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है, तो जवाहरलाल नेहरू का। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था।
महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल सिंपल। कई बार क्या है बहुत ज़्यादा आसान भी आ, जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो इस बार सिंपल भी आ जाता है, इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में नाम से जाना जाता, तो काला कानून के नाम से जाना जाता है। और काला कानून कहाँ किसे कहा गया था, रूरल एक्ट को कहा गया था। आगे देख लेते हैं। आगे बाकी इसी बार से जो बताए हैं बातें वही हैं। आपको ये बात और जरूर याद करके रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बाकी में नहीं लिया था। ओके, और ये आपको ये पॉइंट जो मैंने बताया याद करके रखना है। अब देख लेते हैं ये सही जोड़ी इसी टाइप से आपका हाई चांस है आने की, जिसमें आपका है एक साइड पूरी सन दे दी जाएंगे, दूसरा साइड लिखेगा कब कब हुआ। 1920 में आपका सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1928 में दोस्तों आपका साइमन कमीशन का आगमन। 1930 में आपका डांडी मार्च हुआ था। 1931 में हुआ था दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है। बाकी देखिए ये भी आपको पूरा सन वाला दिया हुआ, एक बार आप पीडीएफ पुश कर ले लीजिए। इसमें मैंने कहा सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं हैं किसके सन में हुए वो आपको कवर किया गया है एक ही साथ। तो आप ये जोड़ी तैयार कर लेते तो आपका ये मेन पॉइंट आपके सभी तैयार हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। डांडी मार्च आपका कब हुआ, तो 12 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुई थी। कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में आया था। माउंट बेटन योजना की घोषणा हुई थी 3 जून 1947 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। नेक्स्ट और लास्ट हमारा अध्याय है अध्याय 12, संविधान का निर्माण। अंग्रेज चले गए पर शरारत की बीज गो गई, ये कथन किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरकारें सरकारी कागज से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये कहा था कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के स्थायी सदस्य आपके राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। हम नकल करने वाले नहीं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर आपकी संविधान सभा के पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन ये आपके क्या है अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था ओके संविधान सभा के अध्यक्ष में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, ये आपका अम्बेडकर कर लीजिएगा, ओके अशुद्धि लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 मई 18 दिन का समय लगा था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासत थी 565 का, ओके 565 होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। ये बार सही जोड़ दी है तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम सूची हो जाएगा केंद्र सरकार के विषय में, द्वितीय सूची राज्य सरकार के विषय में होती है। आगे देख लेते हैं। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, सभी आपको वीडियो को पुश करके पढ़ लेना है। संविधान सभा में आदिवासी नेता जयपाल सिंह थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जयपाल सिंह ने आदिवासियों के हितों के लिए इसमें मांग भी की थी। जिसमें महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिंदुस्तानी भाषा मतलब हिंदी और उर्दू का जो मिश्रण वाली भाषा होती है वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भारत के जो वर्तमान में संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत की बात करती है। बाकी आपका ये वही आपके जो टॉपिक मैंने बताया वही आपका दिया हुआ है। संविधान सभा में समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब घोषित किया गया था, कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी अध्याय के आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक के सभी अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ आपको प्रैक्टिस करा दी है। जितने बताएं सभी आपको तैयार करके रखना है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर बताए वो भी तैयार कर लीजिएगा। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तो आई हो आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।